आइए हम लोग अब देखते हैं पीपीएच। ठीक है, पीपीएच में हम लोग पहले देख चुके हैं इसका कॉज 40 जो साइन होता है वो देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम लोग मैनेजमेंट, पीपीएच का मैनेजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए पीपीएच किसी को हुआ है तो ठीक है, तो उस मान लीजिए अगर लेबर प्रोसेस को सही ढंग से मैनेज नहीं किया गया है तो उसे भी पीपीएच होने का ज्यादा संभावना रहता है। ठीक है, तो इफ लेबर प्रोसेस नॉट मैनेज प्रॉपरली, ठीक है, मैनेज अगर सही से नहीं किया रहेगा तो भी पीपीएच होने का संभावना है। इसके बाद प्रिसिपिटेटेड लेबर। ठीक है, देखिए प्रिसिपिटेटेड लेबर क्या होता है, वह लेबर जो 2 घंटे से पहले हो जाए उसको प्रिसिपिटेटेड लेबर बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रिसिपिटेटेड लेबर हुआ रहेगा तो उसको भी चांस है पीपीएच होने का। प्रोलॉन्ग्ड लेबर, देखिए प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्या किसको बोलेंगे, प्रोलॉन्ग्ड लेबर वो लेबर होता है जो 24 आवर से ज्यादा लगता है, मतलब 24 घंटे से जिसका टाइम ज्यादा लगता है डिलीवरी में, मतलब उसी को क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग लेबर। इसके बाद है ओवर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ओवर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, देखिए ऑक्सीटोसिन अगर ज्यादा यूज होता है तो यूट्रस ऑक्सीटोसिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के अगर हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो यूट्रस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा ऑक्सीटोसिन के लिए। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर यूट्रस ऑक्सीटोसिन पर रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। ठीक, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो यूट्रस है वो ऑक्सीटोसिन जाएगा लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं, क्योंकि जब वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा तो ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, जब ब्लीडिंग रुकेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, पीपीएच। तो और एक है कि फेस इन फ्रंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ऐसे तो आप लोग को जनरली बच्चे का फेस जो होता है, जनरली बच्चे का फेस रेक्टम की तरफ होता है। ठीक है, बच्चे का फेस जनरली कैसा होता है, मतलब किस तरफ होता है, रेक्टम की तरफ होता है। ठीक है, अगर फेस सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरह आता है, ठीक है, अगर फेस सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ से आए तो पीपीएच होने का ज्यादा संभावना रहता है। ठीक है, तो ये सब देखिए चारों जो रीजन है कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर या प्रिसिपिटेटेड लेबर या ओवर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन या फेस इन फ्रंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस या इस सब के कारण क्या होता है, टोन घट जाता है किसका, यूट्रस का टोन जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण पीपीएच हो जाता है। ये सब अगर रीजन चारों दिखेगा तो इसे क्या होता है, यूट्रस का टोन डिक्रीज हो जाता है जिससे पीपीएच होता है। अब देखिए अगर पीपीएच हुआ है तो उसको कैसे हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, तो हाउ टू मैनेजमेंट इफ पीपीएच अकर्स। तो सबसे पहले उस मदर को हम लोग रिसक्सिटेट करते हैं। ठीक है, रिसक्सिटेट करते हैं। देखिए रिसक्सिटेट मतलब क्या होता है कि उसके लाइफ सेविंग कंडीशन को बरकरार रखना। ठीक है, रिसक्सिटेट मतलब क्या होता है, लाइफ सेविंग कंडीशन को बरकरार रखना। ठीक है, तो मदर को क्या हुआ है, मदर को ऑलरेडी पीपीएच हुआ है। ठीक है, पीपीएच हुआ है ना, पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ। अगर हेमरेज हुआ रहेगा तो बहुत सारा ब्लीडिंग निकलेगा, अगर बहुत सारा ब्लीडिंग हुआ है तो मदर के बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो गई है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जनरली पीपीएच ब्लड लॉस हुआ रहता है तो फ्लूइड्स की कमी हो जाती है, इसलिए फ्लूइड्स चढ़ाते हैं। ठीक है, आरएल के या एनएच। ठीक है, तो वही होता है रिसक्सिटेट, यानी लाइफ सेविंग कंडीशन को बरकरार रखना। देखिए इसके 2 लार्ज बोर कैनुला, जो 18 नंबर का कैनुला है उस मदर में 2 कैनुला लगाएंगे। ठीक है, तो मदर में कितना कैनुला लगाएंगे, 2, ताकि जो भी हम लोग का फ्लूइड्स दे वो तेजी से जाए। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स देंगे, क्लोराइडल एनएस और आरएल, एनएस और आरएल को हम लोग आईवी फ्लूइड्स के रूप में देंगे। ठीक है, और 2 लार्ज बोर कैनुला लगाएंगे। इसके बाद सैंपल कलेक्टिंग करेंगे। देखिए सैंपल कलेक्टिंग किस लिए करेंगे, मान लीजिए मदर आई, ठीक है, उसका सबसे पहले हम लोग इतना करने के बाद उसको आईवी फ्लूइड्स स्टार्ट कर देंगे, कैनुला लगा देंगे। इसके बाद हम लोग
उसका भाई सैंपल कलेक्टिंग करेंगे, जिससे सीबीसी करेंगे। अगर सीबीसी करेंगे तो सीबीसी में क्या होता है, सीबीसी में क्या होता है कि सीबीसी अगर करेंगे तो उसमें हम लोग के हीमोग्लोबिन पता चलेगा कि हीमोग्लोबिन कितना है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा तो हम लोग उसको अदर तरह से, मतलब दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट और किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि पता चल जाएगा। या उसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, आरएच ग्रुपिंग करेंगे, इसलिए कि मदर का कौन सा ग्रुप है, ठीक है, ब्लड का कौन सा ग्रुप है, तो इसलिए आरएच ग्रुपिंग करना जरूरी है। क्योंकि देखिए मदर उस स्टेट में है क्योंकि उसको पीपीएच हुआ है, तो ब्लड की कभी भी जरूरत पड़ सकता है, इसलिए उसको हम लोग आरएच करके रखेंगे। और एक काम करेंगे कि हम लोग ब्लड अरेंज कर लेंगे, ठीक है, अरेंज ब्लड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उस मदर को कभी भी जरूरत पड़ सकता है ब्लड की, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लड को अरेंज करके रखेंगे। इसके बाद मदर को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन देंगे, कैसे देंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ फेस मास्क, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फेस मास्क। और कितना देना है, 8 से 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फेस मास्क, और कितना, 8 से 10 लीटर पर मिनट। देखिए नॉर्मली जब यूट्रस को पल्पेट करते हैं तो वो हार्ड फील होगा, ठीक है, तो यूट्रस को अगर हम लोग नॉर्मली देखेंगे तो कैसा फील होता है, हार्ड फील होता है। यूट्रस हार्ड होता है अगर पल्पेट करेंगे तो, ठीक है। अगर यूट्रस को नॉर्मली पल्पेट करेंगे तो कैसा फील होगा, हार्ड, ठीक है। एक्चुअली डिलीवरी के बाद यूट्रस बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो पता ही है कि जब डिलीवरी होता है तो यूट्रस बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जब यूट्रस का टोन गड़बड़ा गया हो, मान लीजिए यूट्रस का टोन गड़बड़ हो गया, ठीक है, जब यूट्रस का टोन गड़बड़ हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो फास्ट करेगा नहीं, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट गड़बड़ा गया है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं, जिससे क्या होगा कि हार्ड ना होकर वो सॉफ्ट रहेगा, मतलब पीपीएच हुआ रहेगा तो यूट्रस कैसा फील होगा पल्पेट करने पर, सॉफ्ट, तो ठीक है। अगर पीपीएच हुआ रहेगा तो यूट्रस कैसा फील होगा, बॉगी, सॉफ्ट, ठीक है। तो यूट्रस कैसा फील होगा, बॉगी, सॉफ्ट। तो आपको एक कैसा, किस कंडीशन में, जब एटोनिक यूट्रस रहेगा, ठीक है। यूट्रस का अगर टोन गड़बड़ा गया है, मतलब एटोनिक यूट्रस है, अगर एटोनिक यूट्रस है तो उसका कैसा फील होगा, पल्पेट करने पर बॉगी और सॉफ्ट, ठीक है। मान लीजिए एटोनिक यूट्रस है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एटोनिक यूट्रस में फंडल मसाज करेंगे, यानी सर्कुलर एब्डोमेन पर, सर्कुलर में हम लोग फंडल मसाज करेंगे, ठीक है, एब्डोमेन पे मसाज करेंगे। देखिए सर्कुलर मोशन में ही मसाज करते हैं, ठीक, इसी मसाज को टेक्टाइल स्टिमुलेशन बोलते हैं, क्योंकि देखिए अगर मसाज होगा वहां पे, अगर मसाज होगा एब्डोमेन पे तो क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, ठीक है, तो इस स्टिमुलेशन को बोलेंगे टेक्टाइल स्टिमुलेशन, ठीक है। जब टेक्टाइल स्टिमुलेशन होगा इससे क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पीपीएच होने का संभावना कम रहेगा। एटोनिक यूट्रस रहेगा, इसके बाद फंडल मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में, इसे टेक्टाइल स्टिमुलेशन होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए ब्लीडिंग ज्यादा होता है तो उसको क्या देना हम लोग को, ट्राइनेक्जेमिक एसिड, ठीक है, जो ट्राइनेक्सा के नाम से आता है, ट्राइनेक्सा, ठीक है, ट्राइनेक्सा के नाम से इंजेक्शन आता है, तो ट्राइनेक्सेमिक एसिड देंगे ट्राइनेक्सा के नाम से। ये क्या करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ठीक। देखिए जस्ट अभी हम लोग एटोनिक यूट्रस का मैनेजमेंट देखे, ठीक है, अब मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक यूट्रस। तो पहले मेडिकेशन लिखे, तब एडमिनिस्ट्रेशन लिखे, तब इंटरवल लिखे और कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखे, ठीक है। देखिए
मेडिकेशन में पहला मेडिकेशन देंगे ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोसिन। ऑक्सीटोसिन को क्या और बोलते हैं, पिक्टोसिन। तो ऑक्सीटोसिन कितना देंगे, 20 से 80 इंटरनेशनल यूनिट आईवी देंगे, ठीक है, 1 लीटर एनएस में। इसके बाद कितने इंटरवल पर देंगे, अगर आईएम ऑक्सीटोसिन देना है तो सिर्फ एक ही बार देंगे, ठीक है। आईएम देंगे तो एक बार, वरना कंटिन्यूअस इफ्यूजन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है मिजोप्रोस्टल, ठीक है, मिजोप्रोस्टल। मिजोप्रोस्टल को हम लोग और क्या बोलते हैं, साइटोटेक। मिजोप्रोस्टल को और क्या बोलते हैं, साइटोटेक। और ये कितना देना है, 1000 mg, ठीक है, रेक्टल। और इंटरवल इसको रेक्टल से देंगे, सिर्फ एक ही बार देंगे, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका कुछ नहीं है, ठीक। और तीसरा होता है मिथाइल इर्गोनिविन, ठीक है, मिथाइल इर्गोनिविन। ये कितना देते हैं, 0.20 mg IM देते हैं, ठीक। और ये एवरी 2 से 4 आवर्स में देते हैं, ठीक है। और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन वाले को हम लोग मिथाइल इर्गोनिविन नहीं देंगे, ठीक है। तब पूछ देगा कि मिथाइल इर्गोनिविन हम हाइपरटेंशन वाले को दे सकते हैं या नहीं, तो नहीं देंगे, ठीक। इसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कितना देंगे, 0.25 mg, ठीक। और एवरी 15 मिनट्स पे देंगे। और देखिए इसको मैक्सिमम 2 mg दे सकते हैं या 8 डोज दे सकते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन 0.25 mg एवरी 15 मिनट पे, और मैक्सिमम 2 mg या 8 डोजेज। और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन अस्थमा वाले है, ठीक है। अस्थमा वाले को हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं दे सकते हैं, ठीक। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स किसको नहीं दे सकते हैं, अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, ठीक। इसमें हम लोग क्या देखे थे अभी, इससे पहले हम लोग देखे थे कि एटोनिक यूट्रस होगा, मतलब कॉज जब एटोनिक यूट्रस वाला होगा तो उसका हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देख लिए थे, ठीक है। तो किस तरह उसको मैनेज करेंगे। अब दूसरा कॉज ट्रॉमा से होता है, यानी इंजरी से होता है, तो उसको किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर ट्रॉमा से कॉज हो रहा है, यानी इंजरी से कॉज हो रहा है क्या, पीपीएच का, तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल मैनेजमेंट करेंगे। मैकेनिकल मैनेजमेंट में पहला है मैकेनिकल प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मेरा कट जाता है तो क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रेशर लगाकर इसको ब्लड को रोकते हैं ना। तो ऐसे ही अगर दबाइएगा तो इसको मैकेनिकल प्रेशर बोलेंगे, तो मैकेनिकल प्रेशर से ब्लड को रोक लेते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रेशर लगाएंगे। मैकेनिकल प्रेशर लगाने के लिए कुछ आता है यंत्र, आप सबसे पहला है बकरी बैलून, ठीक है। क्या आता है, बकरी बैलून। इसके बाद होता है संगेस्टेकन ब्लैक मियर ट्यूब, ठीक है। इसके बाद आता है यूट्राइन टेम्पोनेड। ये सब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लाइगेशन ऑफ यूट्राइन या ओवेरियन आर्टरी को। सपोज डेट मान लीजिए एरोटा है, ठीक है। ये क्या है, एरोटा है। तो एरोटा से कॉमन इलियक आर्टरी निकला, और इस कॉमन इलियक आर्टरी से 2 भागों बटा, तो इधर हो गया इंटरनल इलियक आर्टरी और हो गया ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। इसके बाद इंटरनल इलियक आर्टरी से एक आर्टरी निकलता है जिसको हम लोग यूट्राइन आर्टरी बोलते हैं, और ये जाकर यूट्रस से मिल जाता है, ठीक है, मतलब यूट्रस तक जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूट्राइन आर्टरी। और एक एरोटा से एक और आर्टरी निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियन आर्टरी। ये जाकर यहाँ पर आता है, तो ओवेरियन आर्टरी हुआ ए, और ए यूट्राइन आर्टरी हुआ, और इसके ऊपर क्या है, इंटरनल इलियक आर्टरी और कॉमन इलियक आर्टरी हुआ, ठीक है। तो हम लोग लाइगेशन ऑफ यूट्राइन या ओवेरियन आर्टरी करेंगे। यहाँ पर देखिए तो ये जा रहा है ओवेरियन आर्टरी, और एक क्या हुआ, यूट्राइन आर्टरी। अगर हमको पीपीएच रोकना है तो क्या करेंगे, यहाँ से जो डायरेक्ट आर्टरी जा रहा है तो उस आर्टरी को हम लोग लाइगेट कर देंगे, मतलब बांध देंगे, ठीक है। तो जब इसको लाइगेट कर देंगे तो आगे तो ब्लड जाएगा ही नहीं, तो किस किस को हमको लाइगेट करना है,
या तो ओवरियन आर्टरी को कीजिए या तो यूट्राइन आर्टरी को, ठीक है। इसके बाद है कि इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेशन करना है, देखिए, या कॉमन इलियक आर्टरी लाइगेशन। ये एरोटा हुआ, एरोटा से एक आर्टरी निकला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन इलियक आर्टरी। अगर इसको भी हम लोग लाइगेट कर देंगे, मतलब बांध देंगे, तो आगे तो ब्लड जाएगा नहीं, ठीक है, यूट्राइन आर्टरी तक। या हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल इलियक आर्टरी है, इंटरनल इलियक आर्टरी को भी लाइगेट कर देंगे तो यहाँ तक ब्लड नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, पीपीएच रुक जाएगा, ठीक है। तो यही तीन गो है, इसको लाइगेट करेंगे। या तो ओवरियन आर्टरी को लाइगेट कर सकते हैं, या तो यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट कर सकते हैं, या कॉमन इलियक आर्टरी को लाइगेट कर सकते हैं, या इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट कर सकते हैं, ठीक। ये तो हम लोग के पास मैकेनिकल मैनेजमेंट हुआ। अब इसके बाद एक सर्जिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि जिस मदर को पीपीएच हुआ है, पहले देखेंगे कि उसका फैमिली कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, ठीक है। अगर उसका फैमिली कंप्लीट नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे, बीटा लिंच सुचरिंग करेंगे, ठीक है, या यूट्राइन लाइगेशन करेंगे, या ओवरियन लाइगेशन करेंगे, या इंटरनल इलियक आर्टरी या कॉमन इलियक आर्टरी लाइगेशन करेंगे, ठीक है। जस्ट अभी जो बताया ना, कॉमन इलियक आर्टरी लाइगेशन है, इंटरनल आर्टरी लाइगेशन है, यूट्राइन लाइगेशन, ठीक है, या ओवरियन लाइगेशन, ठीक है, या ये तो कर देंगे। नहीं तो बीटा लिंच सुचरिंग। देखिए, बीटा लिंच सुचरिंग क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, जो यूट्रस होता है ना, तो यूट्रस के ऊपर सुचरिंग करना, ठीक है। बीटा लिंच सुचरिंग मतलब क्या होता है, यूट्रस के ऊपर सुचरिंग करना, मतलब यूट्रस को पूरे धागे से लपेट देंगे। क्या करेंगे, यूट्रस को पूरे धागे से लपेट देंगे। इसके बाद खींचेंगे तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसे पीपीएच को मैनेज कर सकते हैं। समझ में आया। बीटा लिंच सुचरिंग क्या होता है, यूट्रस के ऊपर चारों तरफ से उस पे हम लोग धागे लपेट देंगे। इसके बाद उस धागे को मतलब खींचेंगे तो यूट्रस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो पीपीएच खुद कम हो जाएगा। तो फैमिली नॉट कंप्लीटेड, तो बीटा लिंच सुचरिंग करेंगे, या यूट्राइन लाइगेशन करेंगे, या ओवरियन लाइगेशन करेंगे, इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन करेंगे, या कॉमन इलियक आर्टरी लाइगेशन करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए उसका फैमिली कंप्लीट है तो क्या करेंगे, हिस्टेक्टोमी कर देंगे, यानी सीधे यूट्रस को ही निकाल देंगे। रिमूवल ऑफ यूट्रस, डेट इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी, ठीक है। अगर फैमिली कंप्लीटेड हो तो क्या करेंगे, हिस्टेक्टोमी कर देंगे, ठीक है। तो दो कॉज हम लोग पढ़ लिए। तीसरा कॉज क्या है, रिटेन्ड प्लेसेंटा। मान लीजिए पीपीएच रिटेन्ड प्लेसेंटा के कारण हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे मैनेजमेंट, सबसे पहले कि उसमें जो प्लेसेंटा का टुकड़ा होता है ना, तो उसको ऑक्सीटोसिन देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देते हैं ताकि रिटेन्ड टिश्यू बाहर आ जाए, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीटोसिन देते हैं। ऑक्सीटोसिन देने से क्या होता है कि रिटेन्ड टिश्यू जो होता है बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तब बचे हुए प्लेसेंटा के टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं, ओवम फोर्सेप्स लगा के निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। अगर ऑक्सीटोसिन देते हैं, ऑक्सीटोसिन देने के बाद नहीं निकलता है प्लेसेंटा, तो ओवम फोर्सेप्स लगा के हम लोग उस टुकड़े को, प्लेसेंटा के टुकड़ा को निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ओवम फोर्सेप्स से भी नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे कि हम लोग क्यूरेटेज कर लेंगे, ठीक है। कर्टेज कर लेंगे मतलब क्या हुआ कि यूट्राइन लाइन पर जितना भी प्लेसेंटा है ना, उसको खुरोद कर निकाल लेंगे, ठीक है। क्यूरेटेज मतलब यूट्राइन लाइन पर जितने भी प्लेसेंटा है ना, मतलब यूट्राइन, ये मान लीजिए मेरा यूट्रस हुआ और यूट्राइन लाइन पर कहीं कहीं प्लेसेंटा है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा को क्या करेंगे, हम लोग खुरोद कर बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यही क्यूरेटेज हो गया। तो यूट्राइन लाइन पर प्लेसेंटा को हम लोग खुरोद कर निकाल लेंगे। इसके बाद चौथा हम लोग कॉज देखे थे, थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन कॉज। और देखिए थ्रोम्बिन से जो कॉज होता है ना, पीपीएच कॉज, तो थ्रोम्बिन वाला रेयरेस्ट केस है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा केस होता है, एटोनिक यूट्रस। सबसे ज्यादा केस कौन सा होता है, एटोनिक यूट्रस। और सबसे कम कौन सा होता है, थ्रोम्बिन, ठीक है। रेयरेस्ट कॉज कौन सा है, थ्रोम्बिन कॉज। तो देखिए जब थ्रोम्बिन वाला केस रहेगा ना, तो हम लोग
फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ा देंगे, ठीक है। थ्रोम्बिन के केस में पीपीएच जब हुआ रहेगा थ्रोम्बिन के कारण, तो क्या करेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम लोग ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि सारा क्लॉटिंग फैक्टर रहता है जो कि ब्लड को रोक देगा, ठीक। क्योंकि जब पीपीएच हुआ रहेगा तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर तो रहेगा नहीं, जब पीपीएच हुआ रहेगा तो क्लॉटिंग फैक्टर रहेगा नहीं, तो इसीलिए तो पीपीएच होता है। तो हम क्या करेंगे, ब्लड ही उसका चेंज कर देंगे। जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाएंगे तो उसमें सारा क्लॉटिंग फैक्टर रहता है और जाकर ब्लड को रोक देता है, ठीक है। तो ठीक है, पीपीएच हम लोग का यहाँ पर समाप्त हुआ। तो पीपीएच में अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक।